देख रहे हो ना, ब्यूना एन और ब्यूना एस में क्या अंतर है, रट्टा मार के जाना। ये आपका 200 बार पूछता है। 2020 में पूछा, 2021 में भी पूछा है, 2022 में भी शायद नहीं था, लेकिन 2023 में ये होने का चांसेस बहुत है। ब्यूना एन और ब्यूना एस में क्या अंतर है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 एग्जाम बोर्ड के लिए। जय हिंद दोस्तों, तो क्या हाल है, आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, आप सब अपने अपने एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों पिछली वीडियोज में जो आपने देखा था, उसमें आप लोग ने फिजिक्स क्लास 12 सॉरी केमिस्ट्री का आपने शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पार्ट 3 का सेक्शन सी देखा था मेरे प्यारे दोस्त। आज हम लोग सेक्शन डी को कवर अप कर लेंगे, जिसमें कि टोटल 10 क्वेश्चंस होंगे बोर्ड एग्जाम्स 2023 के एग्ज़ाम के लिए। और यकीन करो, अगर आप रोज़ के हिसाब से, अभी जून चल रहा है, ठीक है, जून मंथ में अगर 1 जून से स्टार्ट किया था तो टोटल 30 डेज होते हैं। रोज़ के हिसाब से 5 क्वेश्चन भी अगर आप मेरे प्यारे दोस्त सब्जेक्टिव का कवर अप कर लेते हो, रोज़ सिर्फ 5 क्वेश्चन, तो मंथ में 30 दिन होता है, तो आपके पास 150 क्वेश्चंस अवेलेबल हो जाएंगे। और अभी एग्ज़ाम का आपका 6 मंथ बचा हुआ है, तो ओवरऑल 1 महीना में आप 150 कर रहे हो, तो 6 मंथ में आप 900 क्वेश्चंस के आप ऐसे मालिक बन जाओगे। और ये बताओ, इस 900 क्वेश्चन में से कैसा ऐसा क्वेश्चन होगा कि 70 मार्क्स के लिए आपको ऐसे क्वेश्चन ना आए? तो क्या 70 मार्क्स आपके लिए लाना मुश्किल होगा? नहीं, बस बशर्ते कि रोज़ का जो 5 क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है, 10 क्वेश्चन कराया जा रहा है मेरे प्यारा दोस्त, इसको कवर अप कर लो, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कहीं भी क्वेश्चन पेपर उठा लो, क्वेश्चन बैंक उठा लो, उठा कर देख लो, आपको ये सारे क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। खैर चलिए आते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो सेक्शन डी है, 30 to 40 क्वेश्चन को अभी कवर अप करने वाले हैं। तो टोटल आते हैं सीधा अपने क्वेश्चन की तरफ। पिछली वीडियो आपने रात को जो 10 बजे केमिस्ट्री का किया था, उसमें आपके क्वेश्चन करा दिए गए थे 29 तक। अभी 30 to 40 क्वेश्चन को कवर अप कर लेंगे, 10 क्वेश्चन। और देख लो, पहला ही क्वेश्चन जो आपका पढ़ रहा है स्क्रीन पर, एक VBI क्वेश्चन है। उठाओ, क्वेश्चन बैंक उठाओ, गेस्ट पेपर उठाओ, जो उठाना उठाओ, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठा लो, और देखो ये सारे क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे, ठीक है। चलो करते हैं पहला क्वेश्चन स्टार्ट, पूरा वीडियो को देख लेना। पहला क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पर है वो है, बहुलक पॉलीमर तथा एकलक मोनोमर में क्या है, या अंतर बताइए फिर क्या है। दोनों का डिफरेंस 100% का चांस होता है कि आता है, और बाकी ऐसे डिफिनीशन आपका 10-20% कम चांस रहता है 80% तक आने का। लेकिन डिफ्रेंशिएट बिटवीन पॉलीमर एंड मोनोमर बहुत आता है। तो पॉलीमर क्या होता है, बहुलक पॉलीमर अनेक छोटे छोटे सरल अणुओं समान या भिन्न के नियमित तरीके से परस्पर संयुक्त होने से जो वृहत अणु बनता है उसे बहुलक कहते हैं। छोटे छोटे अणुओं को मिलाकर के जो वृहत अणु बनेगा उसे हम लोग बहुलक कहेंगे। जैसे कि पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाइलॉन 66 इत्यादि एक्सेट्रा एक्सेट्रा सब। अब इसी तरीके से आ जाओ, नेक्स्ट हमारा क्या था मेरे प्यारे दोस्त, मोनोमर। तो मोनोमर की तरफ आते हैं। मोनोमर क्या होता है, एकलक छोटे छोटे सरल अणुओं जिनसे बहुलक का निर्माण होता है एकलक कहलाता है। जैसे कि इथीन, मिथाइल, विनाइल क्लोराइड इत्यादि एकलक के उदाहरण हैं, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर। और ये जो 30 क्वेश्चन नंबर है ना, ये पिछली वीडियो में मैंने कवर अप करा दिया था, मुझे याद है। आप वीडियो अगर नहीं देखो तो देख लेना, आपको मिल जाएगा। और पूरा जून का एक मैराथन वीडियो, पूरा जून मंथ का एक मैराथन वीडियो आने वाला है, जिसमें कि पूरा फिजिक्स, पूरा केमिस्ट्री, पूरा का पूरा बायोलॉजी कवर अप होगा एक ही वीडियो में। पूरा मैराथन वीडियो जून में जितने भी मैंने कराया है सबको एक ही वीडियो में ऐसे मैं कवर अप कराने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, कहता है प्राकृतिक एवं संश्लेषित बहुलक क्या है, नेचुरल पॉलीमर और आर्टिफिशियल पॉलीमर क्या है, दोनों के दो उदाहरण दीजिए। तो कहता है नेचुरल पॉलीमर यानी कि प्राकृतिक पॉलीमर, नेचुरल पॉलीमर, प्राकृतिक पॉलीमर। अगर किसी को इंग्लिश में डाउट हो तो वो हिंदी देख लो, किसी को हिंदी में डाउट हो तो इंग्लिश देख लो। तो प्राकृतिक बहुलक उच्च आणविक द्रव्यमान वाले वृहत अणु हैं जो पेड़ पौधे एवं जानवरों में पाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर रबर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड इत्यादि, ठीक है। संश्लेषित बहुलक सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है, तो देखिए, संश्लेषित बहुलक कृत्रिम रूप से बनाए गए उच्च द्रव्यमान वाले वृहत अणु हैं। जैसे कि प्लास्टिक संश्लेषित कर रबर इत्यादि संश्लेषित बहुलक की श्रेणी में आते हैं।
उनके दो विशिष्ट उदाहरण हैं, दो कौन कौन? द डेक्रोन, पॉलीथीन, बेकेलाइट और इत्यादि। बेकेलाइट को याद रखना, बहुत बार पूछता है आपका किसका एग्जाम्पल है। चलिए क्वेश्चन 32, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर में क्या अंतर है? ये भी एक वीवीआई क्वेश्चन है, इसको रट्टा मारना ही मारना है। तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कहीं भी उठाकर देखना मिलेगा। होमोपॉलीमर जब एक ही मोनोमर के कई अणु मिलकर बहुलक का निर्माण करते हैं तो वैसे बहुलक को होमोपॉलीमर कहते हैं। उदाहरणार्थ पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड और टेफ्लॉन इत्यादि। ठीक है, टेफ्लॉन कोटिंग भी सुने होंगे। नेक्स्ट कोपॉलीमर क्या होता है? इसी में जब दो भिन्न मोनोमर के आपस में संयुक्त होने पर पॉलीमर बनता है तो वैसे पॉली को कोपॉलीमर कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ब्यूना एस, रबर, बेकेलाइट, नायलॉन 66 इत्यादि। नायलॉन 66 का आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि कौन सा पॉलीमर है, तो कोपॉलीमर याद रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख चुके, 33 क्या कहता है देखिएगा। टेफ्लॉन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, बेकेलाइट के निर्माण में प्रयुक्त एकलक का नाम लिखे। अभी ऊपर मैंने बता दिया, जो इसमें एकलक का यूज होता है ना, टेफ्लॉन में निर्माण के लिए टेट्राफ्लोरोइथीन का यूज होता है। अगर आप ऐसे टेफ्लॉन बनाते हो तो टेट्राफ्लोरोइथीन का यूज होगा टेफ्लॉन में, CF2, ठीक है, मोनोमर का उपयोग होता है। उसी तरीके से पॉलीविनाइल क्लोराइड में आपका विनाइल क्लोराइड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसी तरीके से बेकेलाइट में आपका मोनोमर जो होता है फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड का यूज होता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन 34 की तरफ। संरचना के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर एग्जाम 10 बार में होगा तो 10 बार में से ये सब 6 से 8 बार क्वेश्चन आपको ये पूछा जाता है। चलिए तो कहता है संरचना के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण कैसे किया जाता है? तो संरचना के आधार पर बहुलक का वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। तो क्या क्या करते हैं वो देखो यहाँ पर। पहला, एक रैखिक बहुलक, उदाहरणार्थ के तौर पर पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड इत्यादि। दूसरा, शाखा श्रृंखला वाला बहुलक, उदाहरण के तौर पर पॉलीस्टीरीन। तीसरा, क्रॉस लिंक्ड बहुलक, उदाहरण के तौर पर बेकेलाइट और मेमेमाइल। तो ये सारे के सारे 3 श्रृंखलाओं में आपका ये बनता है। और जो अभी नीचे देख रहे हो ना, ब्यूना एन और ब्यूना एस में क्या अंतर है? रट्टा मार के जाना, ये आपका 200 बार पूछता है। 2020 में पूछा, 2021 में भी पूछा है, 2022 में भी शायद नहीं था, लेकिन 2023 में ये होने का चांसेस बहुत है। ब्यूना एन और ब्यूना एस में क्या अंतर है? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 एग्जाम बोर्ड के लिए। तो ब्यूना एन 1,3-ब्यूटाइन एवं इक्राइल नाइट्राइल का कोपॉलीमर है, जबकि ब्यूना S1 3-ब्यूटाइन और एस्ट्राइन का कोपॉलीमर है। तो इसको रट्टा मार के जाएंगे। 36 आपके एग्जाम पर नायलॉन 66 और नायलॉन 6 में क्रमशः 66 और 6 में क्यों लिखा जाता है? एक इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त, स्किप मत कीजिएगा। कहता है नायलॉन 6 एक ही प्रकार के मोनोमर कैप्रोलैक्टम के संघनन बहुलीकरण के फलस्वरूप बनता है। कैप्रोलैक्टम में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, इसीलिए नायलॉन में 6 का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि परमाणु 6 कार्बन 6, तो नायलॉन में भी 6 का यूज किया जाता है। नायलॉन 6 में 2 भिन्न मोनोमर एटीपिक अम्ल और हेक्सामिथिलीन एडमीन डाइमीन के संघनन बहुलीकरण के कारण बनता है। दोनों मोनोमर में 6 कार्बन परमाणु होते हैं, इसलिए नायलॉन में 6 और 66 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो समझ गए क्या ऐसा क्यों होता है, दोनों में 6 का प्रयोग क्यों होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा नहीं। क्वेश्चन 37, एक ऐसे पदार्थ का नाम लिखे जो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट दोनों में कार्य आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट के जितने क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। फेनॉल, इसका 0.2% जलीय विलयन, फेनॉल इसका 0.2% जलीय विलयन एंटीसेप्टिक का कार्य करता है, जबकि 1% आपका डिसइंफेक्टेंट का कार्य करता है। फेनॉल याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38, साबुन की अपेक्षा संश्लेषित डिटर्जेंट बेहतर कैसे होता है? साबुन के कंपैरिजन में आपका डिटर्जेंट बेहतर कैसे होता है घुलने की क्षमता में? तो कहता है साबुन का उपयोग जब खारा जल में किया जाता है तो यह दही के समान अवक्षेप बनता है, जो पपड़ी के रूप में अलग हो जाता है। अतः साबुन का उपयोग वस्तुओं को साफ करने में अक्षम होता है। संश्लेषित डिटर्जेंट खारा जल में झाग उत्पन्न करता है और वस्तुओं को साफ करने में सक्षम होता है। अतः सिंथेटिक डिटर्जेंट बेहतर है। समझ गए? साबुन आप देखोगे झाग उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन ऐसे आपका डिटर्जेंट कर देता है, इसलिए साफ भी आराम से डिटर्जेंट करता है, साबुन नहीं। तो कपड़े हम लोग धोते हैं डिटर्जेंट से, ना कि साबुन से। हाँ, शरीर हम लोग धोते हैं साबुन से कि डिटर्जेंट से? नीचे कमेंट करना आप लोग किससे धोते हो। मैं तो भाई सबसे धो लिया था। चलिए आगे कहता है क्वेश्चन नंबर जो 39 है, हाइपरटेंशन, मलेरिया एवं दर्द के इलाज में प्रयुक्त एल्कोलाइड का नाम लिखें। हाइपरटेंशन में आपका रिस्पर्सन
यूज़ होता है, याद रखिएगा। चलिए, हाइपरटेंशन के इलाज में रेस्पिरिन का प्रयोग किया जाता है, मलेरिया के इलाज में क्विनीन का यूज़ किया जाता है, और दर्द निवारक के रूप में मॉर्फिन का यूज़ किया जाता है। तो याद तीनों के तीनों समझ गए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, जो कि लास्ट है, और लास्ट क्वेश्चन निकल गया आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, 40 नंबर, कि आपका एंटीबायोटिक क्या है। सबसे पहले खोजेगा एंटीबायोटिक का नाम लिखे। एंटीबायोटिक क्या होता है, तो ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त। एंटीबायोटिक वो रासायनिक पदार्थ है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक प्रोसेस में प्रवेश कर उन्हें मार देता है या उनके वृद्धि को रोक देता है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, खोज सबसे पहले हुई थी। एंटीबायोटिक एक आपका रासायनिक पदार्थ है, ठीक है, केमिकल आपका सब्सटेंस है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक प्रोसेस को क्या करता है, प्रवेश कर उन्हें मार देता है और या तो उनकी वृद्धि को रोक देता है। और सबसे पहला जो एंटीबायोटिक था वो पेनिसिलिन था, ठीक है, जिसकी खोज हुई थी। तो मेरे प्यारे दोस्त, यही थे हमारे सेक्शन डी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप खुद से इन सभी क्वेश्चन को मैंने अभी डिस्कस किया ना, आप कहीं से सर्च करके देख लेना, ये सारे क्वेश्चन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको मालूम चल जाएगा। और 2023 बोर्ड एग्जाम्स में अगर आप एग्जाम देने वाले हो तो देखना ये सारे क्वेश्चन में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। और मैंने बताया ना, रोज़ का 5 क्वेश्चन भी याद कर गए, मैं तो 10 कराता हूँ, 5 क्वेश्चन भी याद कर गए तो 900 क्वेश्चन होंगे आपके पास मेरे प्यारे दोस्त। और 900 में से क्या आपके पास सिर्फ 4 क्वेश्चन लिखने का पावर नहीं होगा, एकदम होगा, बशर्ते कि 900 क्वेश्चन आप रेगुलर बेसिस पे पढ़ो। तो अब लास्ट एग्जाम का समय आएगा, सोचोगे कि पढ़ लेते, ये पढ़ ले वो पढ़ ले, चाट जाए, तो नहीं, 70 में 70 स्कोर करना है तो ये तो आपको शुरुआत से ही करना पड़ेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बायोलॉजी की क्लास आपकी खत्म हो गई, अब सुबह में मिलेंगे 10 बजे के आसपास, जो कि फिजिक्स का आपका चलने वाला है क्लास, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको आज का, जो कि आज 25 जून है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ हो। कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइएगा। 26 जून को फिर से हम लोग मिलेंगे, आपको सुबह 10 बजे से लेकर के रात के 10 बजे तक आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, जिसमें कि आपको बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स के सारे क्वेश्चन निरंतर कराए जाएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा। आपका हमारे इस वीडियो पर अपना बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो का PDF आप कहीं से भी ले सकते हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक, कहीं से भी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। एग्जाम की तैयारी अपना करते रहिए, पढ़ते रहिए।